चलो ही विल डू द नीडफुल, क्या करने का है। लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। विल गो फॉर द रिविजन, राइट। विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आई स्टार्टेड विथ द वेरी बेसिक, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था विथ दैट वर्ड कॉल्ड एज बिजनेस। मैंने आप लोगों को बोला था कि कॉमर्स के स्टूडेंट को अगर बिजनेस नहीं समझता है तो दुनिया में किसी को नहीं समझता है, राइट। कॉमर्स के स्टूडेंट को जितना बिजनेस समझेगा उतना कोई उसको अच्छे से समझ नहीं सकता है। बट बिजनेस समझने के लिए पहले ये समझने का जरूर कि बिजनेस बोलते किसको है। सो वी स्टार्टेड विद दी एक्टिविटीज। हम लोग पूरे दिन में जो भी काम करते हैं उसको एक्टिविटी बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड एज ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कौन सा था? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक का बात कॉमर्स स्टूडेंट करता ही नहीं है। जो काम करने से पैसा मिलेगा उसको हम लोग कौन सा एक्टिविटी बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द मेन थिंग जिसमें से कि पैसा आएगा। पैसे कमाने के कितने रास्ते हैं? बिजनेस का पैसा कमाने का 3 रास्ता था। कौन सा 3 था, याद है किसी को? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। या तो धंधा करो या नौकरी करो या तो स्पेशलाइज पर्सन बन जाओ। प्रोफेशनल बोलेगा तो डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ या हाँ? फिर तीनों के फीचर्स हम लोगों ने पढ़े थे, याद है सबको? बिजनेस के फीचर्स थे। बिजनेस में कितना होता था? 2 पार्टीज वगैरह, याद है? हम लोग शुरू में आके बोलते थे, सब भूल गया ईश्वर। हाँ, 2 पार्टीज जैसा कुछ बोलते थे। क्या बोलते थे जरा बताओ? परफेक्ट। सुपर सुपर, ग्रेट। 10 पॉइंट थे। हाँ या हाँ? सबके सब याद है? ये सब क्या थे? 10 के 10 पॉइंट फीचर्स ऑफ बिजनेस, राइट। तो मेरा पहला रिक्वेस्ट है, आपकी बुक में वो 10 फीचर्स दिए हैं, वो 10 फीचर में से कोई भी चीज़ ऐसा है जो आपको अभी फिर से थोड़ा सा अनक्लियर लग रहा है तो मेरे को उसका मीनिंग पूछ लो। अगर कोई पूछने का ज़रूरत नहीं है तो मेरे को बताओ, तो हम लोग आगे चलते हैं फिर। जिस किसी को 8 चैप्टर आने वाले हैं उसको ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है, उतना याद रखना। मैंने आप लोगों को आपकी यूनिट टेस्ट के टाइम पे भी बोला था कि बिजनेस के फीचर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉलेज में वो क्वेश्चन पूछा भी गया था, फीचर्स ऑफ बिजनेस। अगर तभी नहीं पूछा था तो अभी पक्का आएगा, 100% गारंटेड क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ बिजनेस। चलो आगे चले, समझाए सबको? उसके बाद हम लोगों ने फीचर्स पढ़े थे। बिजनेस के फीचर के पास और 2 चीज हम लोगों ने पढ़ा था। दैट इज वन अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज अबाउट प्रोफेशन। याद है? उसके भी फीचर ऑलमोस्ट सेम थे। हाँ या हाँ? देन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आया था दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हाँ या हाँ? कितने ऑब्जेक्टिव थे? कितने ऑब्जेक्टिव थे टोटल? ईश्वर, ऑब्जेक्टिव सिर्फ 2 ही होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 थे। सोशल ऑब्जेक्टिव अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 थे। हाँ यहाँ? बिजनेस ऑब्जेक्टिव में 2 आता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट वन कौन सा था? प्रॉफिट करके था। हाँ यहाँ? यस और यस। सेकेंड कौन सा था? थर्ड वन? फोर्थ? नहीं समझा। फोर्थ वन? बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। इकोनॉमिक का मतलब क्या था? पैसा कमाने का। कोई भी बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? पैसा कमाने का है। समाज सेवा बाद में होएगा, पहले पोटोबा नंतर विठोबा। हाँ या हाँ? समझता है कि नहीं समझता है? बिजनेस अगर कोई ऐसा बोलेगा मैं तो ऐसे ही समाज सेवा करने के लिए बिजनेस कर रहा हूं, 1 नंबर का झूठा इंसान है, ऐसा कोई करता नहीं है। पहले खुद को पेट भरने का है सबको, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, प्रॉफिट। पहले अपने फायदे के लिए बिजनेस होता है।
और अपना फायदा करने के लिए यू हैव टू कीप ऑन सर्चिंग न्यू कस्टमर्स ऑल द टाइम. आई गिव लॉट ऑफ एग्जाम्पल टू यू ऑल, इफ यू ऑल रिमेंबर कि बिजनेस बनाने के लिए कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए थे आपको, राइट? इफ यू ऑल रिमेंबर, वो आइसक्रीम का वड़ा का भी एग्जाम्पल दिया था. यस, क्लियर है? याद आ रहा है सब? नहीं याद आ रहा, थोड़ा किडनी पे जोर दो, याद आएगा सबको थोड़ा थोड़ा. क्लियर है, राइट? देन वी केम ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव. एक बार पैसा कमा लिया ना तो थोड़ा हम लोग समाज के लिए काम कर सकते हैं. राधर आई वुड से बिजनेस करते करते भी समाज का थोड़ा काम तो होना ही चाहिए. एक मॉरल होता है, एक एथिक्स होता है, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा बिजनेस होता है. सोशल ऑब्जेक्टिव में 6 चीजें थी. कौन सी थी फर्स्ट वन? अरे भाई, बिजनेस कर रहे हो ना तो आपका पहला धर्म है, आपका जो ग्राहक है उसको अच्छी सर्विस दो, उसको अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दो. पैसा कमाने के चक्कर में आप उसका बुरा नहीं कर सकते. मैंने आपको एंकर स्विचेस का एग्जाम्पल दिया था, इफ यू ऑल रिमेंबर, जिसमें हल्की क्वालिटी का अगर कॉपर वायर यूज़ किया गया, हो सकता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो वो इंसान बेचारा मर सकता है. सांस बंद होने के लिए सिर्फ 5 से 7 सेकंड का इलेक्ट्रिक शॉक काफ़ी होता है. अब मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए, अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, मैं जो स्विचेस बनाता हूं उसमें हल्का क्वालिटी का कॉपर वायर यूज कर लिया मैंने. आई मे अचीव माई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बट इन दैट चक्कर आई मे किल समबडी जस्ट बाई नॉट ऑफरिंग देम क्वालिटी. बुरा क्वालिटी, खराब क्वालिटी के चक्कर में मैं लोगों का भला नहीं कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ. मैं तो पैसा कमा लिया, मैंने रेस्टोरेंट ओपन करके रखा, कैफेटेरिया ओपन करके रखा, लेकिन उसमें जो फूड प्रोवाइड कर रहा हूँ वो 3 दिन पुराना, 4 दिन पुराना मैं ऐसे ही फ्रिज में पड़ा हुआ है. एंड पनीर टिक्का मसाला ऐसा बना कि 4 दिन पुराना पनीर टिक्का मसाला गरम करके तड़का मार के देगा. सब लोग ऐसा उंगली चाट के खाएगा, यम्मी यम्मी करेगा, बाद में फूड पॉइजनिंग हो जाएगा. इज दैट आई एम अ सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन? द आंसर इज नो. आई मेड प्रॉफिट बट आई एम नॉट सोशली रिस्पॉन्सिबल, आई एम सोशली इररिस्पॉन्सिबल. याद आया सबको? ये सब एग्जाम्पल्स में दे चुका हूँ. क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्या था? पार्डन? अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. इसमें तो हजारों एग्जाम्पल मैंने दिए थे. कोई एक एग्जाम्पल आप याद करा सकते हो मेरे को? एक एग्जाम्पल याद कराओ. चलो, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. जबरदस्त एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक नहीं 6 एग्जाम्पल दिए थे. बताओ. हाँ जी, चौधरीज. यस, याद आया? कैडबरीज का चौधरीज लिख के डुप्लीकेट कैडबरी उल्लासनगर वाला याद आ रहा है? यस. पार्ले जी, पालरे जी, अपना बात हुआ था. एडिडास, एबिदास, याद है? फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, सब टॉल क्लेम्स, बड़ा बड़ा बात करेगा लेकिन अंदर कुछ ऐसा होएगा नहीं. फिर मैंने ऑटो रिक्शा का मीटर का भी बात किया था, आप लोगों को याद है? एग्जैक्टली, देखो उसको बराबर याद है. हर एवरी 4 पोल पे 1 मीटर डाउन होना चाहिए. उसके पहले अगर मीटर डाउन हो रहा मतलब मीटर में जोल है. याद आया? दिस इज ऑल अनफेयर. मैं बिजनेस, मेरा पैसा कमाने के चक्कर में मैं मेरा पैसा कमा रहा हूँ लेकिन मैं लोगों को नुकसान कर रहा हूँ. सो ये सब नहीं होना चाहिए. सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होना चाहिए, राइट? लुक एट दी ऑल अदर पॉइंट्स. उसमें अगर कोई किसी पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, डिफिकल्टी है तो पूछ लो. टोटल ऑल 10 पॉइंट्स, 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड 6 सोशल ऑब्जेक्टिव्स. हाँ जी. इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स का मतलब होता है आपको आपकी सैलरी के अलावा आपको मैं एडिशनल कुछ बेनिफिट देता हूँ, उसको इंसेंटिव बोलते हैं. सपोज यू आर इन अ सेल्स टीम, आप एज अ सेल्स पर्सन काम कर रहे हो, मैं आपको महीने का 25,000 का सैलरी दे रहा हूँ और आपको पर्टिकुलर काम करना है, लेकिन मैं आपको एक टारगेट दूंगा कि इस महीने अगर आपने ये अगर समझो अगर आप ये मोबाइल फ़ोन बेच रहे हो, दिस इज मोबाइल फ़ोन फॉर एग्जांपल, एंड इफ आई से 10 फ़ोन तो मिनिमम बेचना ही बेचना है आपको,
लेकिन अगर आप इस महीने में अगर 5 फ़ोन एक्स्ट्रा बेचा तो मैं आपको हर फ़ोन के ऊपर 10% कमीशन दूंगा। तो आपको सैलरी तो फिक्स है ही, लेकिन आपने सेल ज़्यादा किया, इट शुड बी अप्रिशिएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, सो दैट्स योर इंसेंटिव विच इज़ नॉट फिक्स्ड। जितना माल ज़्यादा बिकेगा, एक फ़ोन 10,000 का है, 10,000 पे आपको मैं 10% दे रहा हूँ, मतलब आपको और समझो 1,000 रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा। आपने 5 फ़ोन बेचा, आपको 5,000 सैलरी एक्स्ट्रा मिल गया। सो योर सैलरी ऑफ दिस मंथ इज 25,000 प्लस 5 30,000। नेक्स्ट मंथ कुछ वापस से अलग होगा, दैट्स कॉल्ड इंसेंटिव। उसमें बहुत सारे वर्ड लिखे, एक इंसेंटिव होता है, एक पर्क करके वर्ड लिखा होगा, पर्क्स करके लिखा होगा। नॉर्मली एक पर्क्स करके भी वर्ड है, PERKS, पर्क्स। यस, पर्क्स का मतलब होता है अदर देन सैलरी यू हैव मोर बेनिफिट। फॉर एग्जांपल अलावेंसेस, ट्रैवलिंग अलावेंसेस, डियरनेस अलावेंसेस। डियरनेस का मतलब होता है फूड एक्सपेंसेस। आप आउट स्टेशन में आपको भेज रहा हूँ, अपना ऑफिस बॉम्बे में है लेकिन मैंने आपको बैंगलोर भेजा है 2-3 दिन के लिए, तो वहाँ पे आप रहोगे, खाओगे, पियोगे, तो उसके भी मैं आपको पैसे रिइंबर्स करके दूंगा। दैट इज कॉल्ड अलावेंसेस, पर्क्स। बहुत सारे कंपनी में आपको टेलीफोन का बिल कंपनी पे करती है, आपका इंटरनेट का बिल कंपनी पे करती है, तो दैट इज कॉल्ड पर्क्स। माई डॉटर इज वर्किंग इन अ कंपनी, तो उसको सब फ्री में आता है, इंटरनेट फ्री आता है, वाईफाई का पेमेंट कंपनी करती है, टेलीफोन का बिल कंपनी पे करती है, फूड का बिल कंपनी पे करती है, ट्रैवलिंग का, ट्रेन का, रेलवे और कैब का खर्चा सब कंपनी पे करती है। दैट्स एन एडिशनल पर्क। और उसमें ऐसा नहीं कि आज इधर से गए ट्रेन में तो 20 रुपये का टिकट हुआ, और अगर आप फर्स्ट क्लास से गए तो 100 रुपये का टिकट हुआ तो लिख के दो, या आप कैब करके गए तो 220 रुपया हुआ, वो नहीं, महीने का फिक्स अमाउंट है। आप चाहे कैब से आओ या ना आओ, आपको हर महीने 2,500 रुपया मिलेगा कैब का अलग से। नाउ यू वांट टू सेव दैट मनी, इट्स अप टू यू। यू मे कम बाई ट्रेन एंड सेव द एंटायर मनी। आप पूरा मंथली पास निकाल दिया आपने, आपका पूरा महीने का पास 500 रुपये का हो गया, लेकिन वहाँ से आपको 2,500 मिलेगा। सो इट्स अप टू यू। इंटरनेट का बिल फिक्स है, एंड इंटरनेट का बिल यू विल बी सरप्राइज्ड, नो, इट इज 1,800 रुपीज़ पर मंथ। नाउ नोबडी इज यूजिंग 1,800 रुपीज़ का इंटरनेट। मैं पूरे घर का, सब फैमिली मेम्बर का मैं पूरा इंटरनेट का, वाईफाई का ये कर लूँ तो भी नहीं आएगा 1,800, बट उसको 1,800 आता है बिल, तो वो लोग को उतना पेमेंट आ जाता है। So this all is counted as a perk. This is your, other than your salary, you are getting this extra. This is not called as salary. Salary जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है वो अलग अमाउंट है, ये अलग से पर्क है। ये जब आप सीए करोगे आगे तो आपको समझेगा। सीए नहीं भी करोगे, आप नॉर्मल अकाउंटिंग भी करोगे, FY BCom, SY BCom, TY BCom में, तो आपको ये समझेगा, अकाउंटिंग में ये सब आता है। चले आगे, डन। उसके बाद मेन और एक क्वेश्चन है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, विच इज ओके टाइप क्वेश्चन। उसको एक बार आप इग्नोर भी करोगे एक बार तो चलेगा, दैट इज रोल ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद का क्वेश्चन सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। 3 पेज मिलके एक क्वेश्चन हम लोगों ने बना था, इफ यू ऑल रिमेंबर। क्या था? 2 पार्ट में डिवाइड होता था, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, याद आ रहा है? बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कौन सा था? एक था इंडस्ट्री, एक था कॉमर्स। इंडस्ट्री वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, याद आ रहा है? एग्रीकल्चर, और क्या था? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री था। एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या बोला था हम लोगों ने? माइंस वगैरह बोला था। भगवान ने जमीन के अंदर भी अपने को बहुत कुछ दिया है, ऑयल, पेट्रोल, गैस, डीजल, कोल, गोल्ड वगैरह सब है। हाँ या हाँ? एंड तीसरा कौन सा था, याद है? जेनेटिक इंडस्ट्री था। जेनेटिक में भी हम लोगों ने बहुत सारा चीज पढ़ा था, याद है? पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ा था, कैटल फार्मिंग पढ़ा था, फिशरीज वगैरह पढ़ा था, हॉर्टिकल्चर पढ़ा था, सेरिकल्चर पढ़ा था। कुछ याद नहीं है किसी को? ईश्वर
फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या पढ़ा था? दो था, एक था मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा था कंस्ट्रक्शन। याद है? मैन्युफैक्चरिंग बोलेगा तो क्या था? प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेके यहाँ पे हम चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। कॉटन का एग्जांपल दिया था, याद है? कॉटन उगेगा खेत में, लेकिन फैक्ट्री में उसके शर्ट्स वगैरह बनेंगे, कपड़े वगैरह बनेंगे। लेस का एग्जांपल दिया था, याद है? आलू खेत में आता है, लेकिन वेफर्स वगैरह तो फैक्ट्री में ही बनता है। और यहाँ टोमेटो का बात किया था, टोमेटो खेत में आता, लेकिन टोमेटो केचप सॉस वगैरह फैक्ट्री में बनता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है प्राइमरी के रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। दूसरा था कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक ही ऐसा चीज है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। जहां पे मैन्युफैक्चर होगा वहीं पे उसका कंजम्पशन होगा। ब्रिज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकते कि इधर ट्रैफिक बढ़ गया है, इधर से ब्रिज काट के इधर से निकाल के उधर लगा दो, ऐसा हो सकता नहीं है। एंड तीसरा था टर्सरी इंडस्ट्री। याद है? टर्सरी का मतलब क्या था? मेजरली सर्विस इंडस्ट्री करके था। याद है? कम्युनिकेशन था, ट्रांसपोर्ट था, वेयरहाउसिंग था, बैंकिंग था, एडवर्टाइजिंग था, एंटरटेनमेंट था, वगैरह वगैरह वगैरह। यस और यस। फिर हम लोग पहुंचे थे कहां पे? कॉमर्स। कॉमर्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कौन सा था? टू था या थ्री था? टू था। कौन सा था? ट्रेड एंड aids to trade or the auxiliaries to trade. Trade was further divided into two part, home trade, foreign trade. Home trade further divided into two part, wholesale trade, retail trade. Foreign trade divided into three part, import, export, entreport. And then we came on to the auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade में वापस से हम लोगों ने सब चीज के बारे में लिखा था। बैंकिंग था, इंश्योरेंस था, वेयर हाउसिंग था, ट्रांसपोर्टेशन था, मर्केंटाइल एजेंट था, ब्ला ब्ला ब्ला। समझा कि समझा? कुछ समझता नहीं मेरे को, कुछ समझता नहीं। ये हर एक के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पे एक क्वेश्चन आ सकता है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, फॉरेन ट्रेड के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। अरे पूरा चैप्टर आ सकता है। आपका सेकंड चैप्टर ट्रेड के ऊपर ही तो है। याद आया कुछ? आया? हाँ। सो कैन आई से इंडस्ट्री के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। समझा कि समझा? सो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इज लाइक दिस। एक बार ये पूरा आंसर गो थ्रू कर लो। कुछ नहीं समझा अभी के अभी पूछ लो, ये मौका बार बार मिलेगा नहीं। बाबा जी का प्रवचन सुनने का जरूरत नहीं, आपको जो पूछना है पूछ लो, मैं ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा आपको। उसके बाद का चैप्टर एकदम सिंपल है, चैप्टर नंबर 2, ट्रेड। ट्रेड में एज वी ऑलरेडी डिस्कस राइट नाउ, ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज द होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में वापस से दो चीज है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ये चैप्टर आपको होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट दी होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड के पहले तो बेसिक फीचर्स दिए हैं, कुछ 8 या 10 फीचर दिए हैं, और वो एक एक लाइन में आपको दे दिया है। सब क्लियर है? सब एक एक लाइन, दो दो लाइन में खत्म किया उसको। एकदम बेसिक है कि होलसेलर जो होता है इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। ऐसा नॉर्मल स्टूपिड जैसा एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक भी पूछते हैं कि होलसेलर किसके बीच में रहता है, उसके दाएं कौन बाएं कौन। अब ये कॉमन सेंस वाला बात है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देके आपको 1 मार्क ऐसा बोनस में देते हैं वो लोग, राइट। देन उसी से कनेक्टेड बाकी फीचर्स हैं, दैट ही टेक्स द मैक्सिमम रिस्क, राइट। ही इज द मेन वन हु विल बाय इन द बल्क। he gives all other functions of marketing like transportation, marketing वगैरह वगैरह वगैरह। yes or yes? then you come to the parts of functions of wholesaler.
is function towards manufacturer and functions towards retailer. What kind of services he provide to manufacturer and kind of services is provide to retailer. And the same way you come on the retailer part. Retailer के features दिए हैं and retailer is the connecting link between the wholesaler and consumer. और वो भी होलसेलर को क्या क्या सर्विस देता है एंड कंज्यूमर को क्या क्या सर्विसेज देता है. एकदम बेसिक कॉमन सेंस वाले पॉइंट है, राइट. माय रिक्वेस्ट उसको भी एक बार गो थ्रू कर लो, लेकिन प्लीज व्हेन आई से एक बार गो थ्रू कर लो, जेन्युइनली उसको गो थ्रू करो. कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है कि आपको याद नहीं है, पूछने जैसा है, मेहरबानी करके अभी पूछ लो. देन देर आर टाइप्स ऑफ रिटेलर का क्वेश्चन है आपका. टाइप्स ऑफ रिटेलर कितने टाइप के हैं? 2 टाइप है. कौन से हैं? एक है इटिनरेंट रिटेलर, दूसरा है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स. कुछ याद नहीं है ईश्वर. इटिनरेंट रिटेलर 5 टाइप के हैं, याद है ईश्वर? कौन से थे? हॉकर्स था, पेडलर्स था, फिर चीप जैक्स था, फिर मार्केट ट्रेडर एंड स्ट्रीट ट्रेडर्स. याद आया? आया? हाँ. ये सब के एग्जाम्पल में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने दिया था चीप जैक्स का, याद है मुरुगन? याद आ रहा? ईश्वर. कमिंग टू दी स्मॉल स्केल रिटेलर्स, सॉरी फिक्स्ड शॉप रिटेलर. फिक्स शॉप में वापस 2 टाइप का था. कौन सा था? स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल. स्मॉल स्केल में वापस 5 टाइप था. हाँ या हाँ? क्या था? जनरल स्टोर था. हाँ या हाँ? दूसरा क्या था? सेकेंड शॉप था, सेकेंड हैंड वाला था, याद है? थर्ड वन कौन सा था? ऑथोराइज्ड डीलर था. फोर्थ वन स्पेशलिटी शॉप था एंड फिफ्थ वन फिक्स प्राइस शॉप था. कुछ समझता नहीं है. फिफ्थ वाला कौन सा था? 4 ही दिया है. ओके, तो फिक्स प्राइस शॉप लार्ज स्केल में आ रहा है. मॉल्स, वो तो लार्ज स्केल में आ गया ना, डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह. तो फिक्स प्राइस शॉप नहीं दिया आपको इसमें. 1 प्राइस. अरे वही फिक्स प्राइस मतलब 1 प्राइस. ईश्वर कैसा समझाने का लोगों को है ना. 1 प्राइस शॉप दिया है ना ईश्वर. अच्छा, मतलब कल को आपको एग्जाम में पूछेगा राइट द फीचर्स ऑफ फिक्स प्राइस शॉप. नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस ऐसा लिखेगा क्या तुम लोग? हाँ जी. स्पेशलिटी शॉप जहां पे एक ही पर्टिकुलर टाइप की चीज. अभी सीधा सिंपल है, आप मेडिकल स्टोर में जाके बोलो कि मेरे को 9 नंबर का जूता बताओ, तो मिलेगा. वहां पे वो कौन सा स्पेशलाइज शॉप है? ओनली फॉर मेडिसिन. सेम में जूते की दुकान में आज जाके आप बोलो कि मेरे को एक ऐसा नेकलेस लेने का है, तो देगा क्या? जूते का हार पहनाएगा अपने को. ज्वेलरी की दुकान में ज्वेलरी मिलेगा, खिलौने की दुकान में खिलौना मिलेगा, कपड़े की दुकान में कपड़ा मिलेगा, दवाई की दुकान में दवाई मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशलिटी शॉप. सो ऐसे फिक्स्ड शॉप होते हैं जहां पे सिर्फ वही चीजें मिलती है. मतलब ये एक्चुअली कोई टाइप का शॉप नहीं है. ये ऐसा एक आपको एक टाइप करके लिख के दिया है कि मार्केट में इतनी टाइप की दुकानें होती है, उसमें से वन ऑफ द टाइप इज स्पेशलिटी. मतलब जो पर्टिकुलर चीज में वो लोग डील करते हैं वही चीज आपको मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा. जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर में चले गए तो उधर सब मिलता है, एवरीथिंग अंडर वन रूफ. डी मार्ट में जाओगे सब टाइप का चीज मिलता है. लाइफस्टाइल में गया सब मिलेगा. वेस्ट साइड में गए सब मिलेगा. शॉपर स्टॉप में चले गए सब मिलेगा. लेकिन यहाँ पे कोई भी रास्ते पे जितनी भी दुकान है वो ज़्यादा करके स्पेशलिटी शॉप्स होती है. वहाँ पे एक ही टाइप के. जूते की दुकान में जूता ही मिलेगा, मेडिकल स्टोर में सिर्फ दवाइयाँ मिलेगा, कपड़े की दुकान में सिर्फ कपड़े मिलेंगे. लाइकवाइज तो उसको एक नाम दे दिया गया, स्पेशलिटी शॉप. एनी फर्दर क्वेश्चन? सेकेंड चैप्टर क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? रिवाइज हुआ पूरा?
मैडम रिवाइज करने के लिए बुक लेके आने का, नहीं तो फंस जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा, गजनी जैसा हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा। बुक होना ज़रूरी है। हाँ जी, बुक चोरी हो जाता है तो एफआईआर लिखाने का। ईश्वर, बुक चोरी कैसे हो सकता है? अगर हो भी गया गलती से, कहीं हम लोग भूल गए, कहीं मिसप्लेस हो गया, चोरी हो गया, 110 रुपये का बुक मिलता है मार्केट में, जाके ले लेने का। जेरोक्स करा लोगे तो भी सस्ता पड़ जाएगा। डिजिटल कॉपी नेट पे से डाउनलोड करके ले सकते हैं, फ्री में डाउनलोड होता है, जितना चाहो उतना डाउनलोड कर सकते हो। 13 MB का बुक है। ईश्वर। हाँ, चलो चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ सब लोग डायरेक्ट, जिसको चैप्टर नंबर 1 2 4 8 है, पहले उसको खत्म करते हैं। कमिंग टू चैप्टर नंबर 4। हाँ जी। इलेवेंथ स्टैंडर्ड में ओपीटी कौन लेता है? नॉनसेंस। बाप रे। कौन से मार्क्स की बात कर रहे हैं लोग? क्या मार्क्स देगा? अरे ऐसा नॉनसेंस है। दिस इज ऑल स्टोरीज दे आर क्रिएटिंग बिकॉज दे डू नॉट work as per the normal rules and regulations, so they keep all such type of windows to safeguard themselves. मैडम आप जो बोल उसको ना थोड़ा लॉ के हिसाब से बात करने का। मैम वी आर विथ यू, लेकिन क्या मेरा पप्पा नहीं मानता है? तो आप जो बोल रहे हो ना, लिख के दे दो, एक बार लिख के दे दो, आई विल शो इट टू माई पेरेंट। एक बार लिख के दिया ना, सीधा न्यूज़पेपर में डाल देने का, दिस इज हाउ कॉलेजेस आर डूइंग। दे डोंट हैव टाइम टू टीच अस, दे डोंट हैव टाइम टू टेक एग्जाम्स। मर जाएंगे ये लोग सब। बकवास। असाइनमेंट का एक्चुअल मतलब क्या था? व्हाट डू मीन बाय असाइनमेंट? दिस इज अटर नॉनसेंस वर्ड, असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब हम लोग जो छोटे बच्चे लोगों को ट्यूशन्स में करा देना कि बच्चा मस्ती कर रहा है तो उसको कुछ लिखने को दे दो, उसको बोलते हैं असाइनमेंट दिया। मतलब उसको ऑक्यूपाई कर दिया ताकि वो इधर उधर उसका ध्यान भटके नहीं, उसके लिए वर्ड होता है असाइनमेंट। क्या आपको लिखने का है, राइटिंग प्रैक्टिस करा रही है आपको, सो एट इज समवेयर योर माइंड विल बी ऑक्यूपाइड, दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट। अरे हमको नहीं बनने का, हम लोग वर्ड टू वर्ड नहीं कर सकते मैम, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। असाइनमेंट तो देख देख के लोग लिखते हैं, कॉपी पेस्ट होता है, उसमें हम लोग याद थोड़ी रखेगा।
ओ बाप रे. गजब है गजब. What nonsense! He speaks like this. Oh God, इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए यार. मस्त है ये तो, आदमी मिलने जैसा है इसको तो. सही है. अकाउंट प्रोफेसर. एंड दैट तो कंपनसेटिंग एरर उसको नहीं आता एक्सप्लेन करने को. गजब है गजब. गॉड. हाँ. आई एम रियली सरप्राइज के ठीक है आप लोग कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया है. जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग क्लास, जो लोग ने ज्वाइन नहीं किया है, या जो लोग अफोर्ड कर सकते लेकिन ये सोच के नहीं किया था कि 11th में क्या करने का ज़रूरत है, तो क्या हालत होगा उस बच्चे का. ओ बाप रे. गजब है गजब. देश किस तरफ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो यार. हद हो गई. एसपी में 10 बार 9, 10, 11 चैप्टर तो करस्पॉन्डेंस के ऊपर है मेरे ख्याल से. करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर, करस्पॉन्डेंस विद बैंक एंड करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज.
ईश्वर, वो खुद बोलता है ऐसा? गॉड ब्लेस यू। और तुम्हारा बात सुन के तो यही लगता है सिर्फ भगवान ही बचा सकता है तुमको। And I don't justify also. Why not, sir? सवाल ही नहीं आता। हमेशा बोलने का, ऐसा फालतूगिरी तो करना ही नहीं। बाप रे। मतलब तुमने आर्गुमेंट किया तो तुम ब्लैक लिस्टेड है। ये सही है। Did you speak all such to your parents also? कि ऐसा ऐसा चल रहा है कॉलेज में? God. Pardon? हाँ हाँ हाँ, बहुत बार सुना है। ओ बाप रे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग यार। हद है ये तो। हाँ। आप लोगों का तो एक अलग से मतलब ऐसा पूरा वेब सीरीज बन सकता है, ऐसा आपका सब है कॉलेज का। And what is the size of your classroom? मतलब the strength batch? How many students in a room? Oh बाप रे।
नहीं, अटेंडेंस इज डिफरेंट इश्यू, अदरवाइज द साइज ऑफ द बैच इज 120 का होता है मेरे ख्याल से। नहीं, कैपेसिटी नहीं, अदरवाइज बैच का स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं 120 मिनिमम है ना सबका। हाँ, वो तो गिवन है, मतलब कॉमर्स में तो ऐसे भी वो स्टैंडर्ड है, 40-50% अटेंडेंस इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, और उसमें कुछ महान टीचर होंगे तो 20% भी अटेंडेंस हो गया तो बहुत बड़ी बात है। ये भी नया सिस्टम है कि क्लासरूम में स्टूडेंट लोगों को फोन करके देने का मैडम के लिए। प्राइमरी स्कूल है क्या? इसके ऊपर तो पूरा मूवी बना, पूरा स्टोरी लिख सकता है ऐसा, आपका बात सुन के लग रहा है मेरे को। एनीवेज, हाँ, चैप्टर नंबर 4। आपके पूरे बुक में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर या तो सबसे बड़ा चैप्टर अगर कोई है, दैट इज चैप्टर नंबर 4, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। जब ये चैप्टर मैंने आप लोगों को सिखाया था तब आप लोगों को बोला था दैट दिस इज नॉट वन चैप्टर, दिस इज अ बंडल ऑफ 5 चैप्टर्स। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट इन द फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन पांचों के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अगर आप करते हो, आपका 80% चैप्टर गेट्स कवर्ड। याद आ रहा है? हाँ या हाँ? यस और यस। ये 80% के अलावा 20% क्या था? कौन से क्वेश्चन थे? याद है किसी को? एक था टाइप ऑफ पार्टनर्स, याद है? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, माइनर पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल वगैरह सब था, याद है? क्वाजी पार्टनर वगैरह वगैरह। हेलो, यस। फिर था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप करके था, फिर टाइप्स ऑफ कंपनी करके था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चैप्टर में मैंने आपको बोला था, दैट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। याद है? स्टार मार्क करके दिया था, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, जितने स्टार देने हैं दे दो। ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। आपके मेरे ख्याल से यूनिट टेस्ट या टर्म एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका होगा आपको। डोंट मिस्टेक, ये क्वेश्चन फिर से आएगा। रिपीटेटिव वैल्यू है ये क्वेश्चन का। अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम के सिलेबस में है, ये चैप्टर आपको आना ही आना, ये क्वेश्चन आना ही आना है। आपके बुक के एंड में मेरे ख्याल से ये बड़ा चैप्टर है, और आपका पेज 60 से लेके 104 तक जा रहा है, कुछ 40+ पेज का चैप्टर है ये। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जितना मेरे को याद है उसकी बात कर रहा हूँ। आपको कम से कम 40-45 पेज का चैप्टर है ये आपका,
एंड उसके अलावा आपके बुक के एंड में एक कंपैरेटिव चार्ट दिया है, वेदर इट इज टारगेट पब्लिकेशन का बुक और वेदर इट इज गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। आपके बुक के एंड में, चैप्टर के एंड में एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया है ऑफ ऑल 5: sole trading concern, partnership firm, joint in the family, cooperative society and joint stock company। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है तो मेरे ख्याल से उसमें 12 या 14 पॉइंट्स दिए हैं आपको, राइट? 12 पॉइंट्स। देखा कितना नॉलेज है मेरे को, ये बुक ही मैंने लिखा है। सो ये अगर आप करके जाते हो ना, आपको ये पूरे 40 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड 2 थिंग्स यू हैव, 1 इज कॉमन सेंस एंड सेकेंड यू नो हाउ टू राइट द आंसर वंस इट कम्स। क्योंकि इसमें ये 12 पॉइंट आप पढ़ के गए तो पांचों के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स इसमें कवर हो जाते हैं, राइट? My sincere request, please keep a pen and pencil in your hand right now. Please go through this comparative statement of this all 12 points, and if you come across any word, any sentence, any point which is not clear to you, ask me right now. Who is Mr. Jainam Doshi? Mr. Jainam Doshi, can you please switch on your camera? अरे वाह, अरे तू है, जिंदा है? How are you? बोलना, अच्छा मुंह से बोलना। मैं ठीक हूँ सर। रुक, तू म्यूट पे तो नहीं है? ईश्वर, हेलो। हाँ सब अनम्यूट तो है। मैं ठीक हूँ सर। इतना जल्दी क्यों ज्वाइन किया? इलेक्शन का रिजल्ट देख रहा था दिल्ली का, आम आदमी पार्टी, बीजेपी। हाँ, बीजेपी जीतेगा। ईश्वर, दो टीचर भाई, क्या सब्स्टिट्यूट रखा हुआ है एक दूसरे को? चैप्टर डिवाइड करके दिया है। Before couple of years there was a one particular college, I forgot the name of college,
टीचर केम, started teaching. He took double lecture of some 45 मिनट का डबल लेक्चर था. वो 1.5-2 घंटा पढ़ाया. लेक्चर ख़त्म हुआ. Then one student raised the hand and said, "Sir, I have one question." Said, "Yes, ask." तो सर आपने इको पढ़ाया या ओसी पढ़ाया? 1.5 घंटा पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट लोगों को समझा नहीं कि ये पढ़ा क्या रहा है, कि ये इको पढ़ाया कि ओसी पढ़ाया, कुछ नहीं मालूम. बिकॉज देर वॉज नथिंग रिटन इन टाइम टेबल ऑल्सो. इट वॉज इनिशियल डेज, तो कोई टाइम टेबल दिया नहीं था, कि खाली सिर्फ लेक्चर का टाइमिंग दिया है कि आपको आने का एंड टीचर्स आर कमिंग. अब अकाउंट पढ़ाएगा तो समझेगा कि अकाउंट पढ़ा रहा है. मैथ्स पढ़ाएगा समझेगा मैथ्स है. थियरी सब्जेक्ट समझता ही नहीं है. तो बेचारे स्टूडेंट को एंड तक 2 घंटे का लेक्चर हो गया, उसका डबल लेक्चर, लेकिन लोगों को ये नहीं समझा. एंड अंडरस्टैंड हाउ टीचर वुड हैव टॉट विदाउट गिविंग एनी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल. एंड 2 घंटा बैठने के बाद भी अगर आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा या ओसी पढ़ा, दैट इज सो डेंजरस. एग्जैक्टली. अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलती से समझो उसने नहीं बोला. सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन तो देगा कि नहीं देगा फर्स्ट लेक्चर में आके, कि भाई इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों ये सब्जेक्ट में ये सब चैप्टर्स हैं. आई बिलीव कि वो बेसिक होता है हर टीचर के लिए. एंड दैट टू व्हेन यू टेक अ डबल लेक्चर, एंड इवन आफ्टर डबल लेक्चर इफ स्टूडेंट आर नॉट एबल टू recognize that which subject you taught, I think that is miserable. Take your break, कोई प्रॉब्लम नहीं. अपना ओसी का लेक्चर ऐसे भी मेरे ख्याल से इट वाज अप टू 9:15, राइट. 9:15 to 10:45 मेरे ख्याल से अपना एसपी का है. 9:30, 15 मिनट का ब्रेक. ठीक है, यू ऑल कैन टेक अ ब्रेक. ओसी का कंटिन्यू करेंगे रिवीजन नेक्स्ट लेक्चर में. टेक अ ब्रेक. यस, सारिका was my student. Pritesh was my student. Sarika Tripathi is my student. भाविन सर करके एक हैं इकोनॉमिक्स के, ही इज ऑल्सो माई स्टूडेंट. I'm feeling very good. I'm feeling great. And you feel great when those teacher even excel you also. मतलब मेरे से भी बेटर जब उनका नाम होता है तो you really feel good about it. Sarika Tripathi is average teacher, I could say. बहुत एवरेज है वो. अभी वही है ना, सारिका है ना, उसका कंप्लेंट्स आएगा वहाँ पे. वो है ना मैकेनिकल टीचर. उनका प्रॉब्लम क्या मालूम है, उनका सब्जेक्ट नॉलेज है बट दे स्टिक टू द बुक ओनली. अनफॉर्चुनेटली वो लोग बुक के बाहर का आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं. वो उसका उस इनफैक्ट व्हेन शी वाज वर्किंग विथ मी, शी वाज नॉट अ टीचर ऑल्सो. She was working as a branch admin. I motivated her to become a teacher and then I trained her. So that's how she became my student. She used to attend my lectures. जो मैं 11th-12th के लेक्चर लेता था वो मेरे लेक्चर अटेंड करती थी और फिर वहाँ से सीख के then she became a teacher. Then she used to teach
शी वॉज अटेंडिंग माई लेक्चर्स एट थाने सेंटर, थाने में सेंटर था हमारा, थाने एंड मुलुंड, एंड देन मेरे यहाँ पे लेक्चर अटेंड करके देन शी यूज टू टेक लेक्चर एट डोंबिवली एंड कल्याण क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट को नहीं पता ना कि मैं कौन है। अब वो थाना में तो लेक्चर लेने से रही, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे वो स्टूडेंट के बीच में बैठ के मेरा लेक्चर अटेंड कर रही है, एंड देन सेम लेक्चर शी विल डिलीवर एट डोंबिवली सेंटर। सारिका त्रिपाठी, आई एम नॉट रॉन्ग सर ने। हाँ, अच्छा, इवन शी यूजेस द वर्ड ईश्वर। अच्छा, डिड शी सेड एनीथिंग अबाउट मी अदरवाइज? she will not reveal that she is my student, she will never reveal that. किसका? जानवी? प्रीतेश सर? निकिता? फॉर? ठीक है, सी हम लोग वी हैव क्लियर्ड अवर सेल्फ, वी कैन नॉट फोर्स एनीवन। जिसको जो स्टूडेंट को हम लोग खाली एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टूडेंट के ऊपर ना प्रेशर बहुत आ जाता है कि मैं क्या करूं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सो वी डोंट वांट स्टूडेंट टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल सच थिंग्स। आपको जहाँ पे अच्छा लगता है बैठो ना, वहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप ओसी मेरे पास नहीं बैठ के सारिका के पास बैठते हो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा? इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर कंफर्ट। वी आर अवेलेबल हियर फॉर ऑल सब्जेक्ट। जहाँ पे आपको सपोर्ट का ज़रूरत है, वी आर अवेलेबल। हम लोग ये क्यों शुरू किया? विथ ओनली वन रीज़न के हम लोग को मॉरल एथिक्स हमारा बोलता है कि हम स्टूडेंट को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। आज आप लोग हमारे पास पढ़े, आधे साल के बीच में ड्यू टू अवर रीजंस वी लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारा उनके साथ जो भी डिफरेंसेस हो, वाई यू शुड बी सफरिंग, सो वी मेड अवर सेल्फ अवेलेबल टू यू विदाउट चार्जिंग एनी फीस। उतना कर सकते हैं हम लोग। मेरे को ऐसा खींचतान मेरे को पर्सनल लेवल पे पसंद नहीं। अरे उधर क्यों जा रहे हो, इधर ही बैठो, हाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे आप लोग मैच्योर्ड हो, मैं कौन होता है आप लोगों को ज्ञान देने वाला वो सब चीज़ों के लिए। अच्छा बुरा आपको अपने आप कंपैरिजन करके समझता है ना लोगों को। अनूप सर का फाइनल अकाउंट हमको समझेगा या पूर्वेश का समझेगा, वो आप लोग को अकल है उतना। वाई शुड वी काउंसिल यू और वी कन्विंस यू? आप लोग को ही डिसाइड करने का। हम लोग अवेलेबल है इधर, जिसको आने का है नहीं आ सकते, ऑनलाइन अवेलेबल है, बस हो गया। आफ्टर टीचिंग फॉर 25 years आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि भाई आप एक बार मेरा लेक्चर आके बैठो, आपको इधर मजा आएगा। तो मैं 25 साल जक मारा है क्या इधर मैंने? यस, एसपी नहीं बैठने का ना आपको, जाइए। ऐसे आप तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए थे ईश्वर, लेकिन एसपी का लेक्चर आप लोग नहीं बैठोगे। हाँ नहीं, जो एसपी के स्टूडेंट जा रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है एसपी का लेक्चर नेक्स्ट वीक अगर मैं शेड्यूल करवाता हूँ तो आप लोग, एसपी वाले एक ही है, 1, एंड यू आर ऑल्सो नॉट एसपी। अच्छा 1, 2 एंड 3, तो फिर नेक्स्ट वीक में वापस एसपी का लेक्चर रखेगा, तो सी टू इट दैट यू अटेंड, ओके। तो फिर आज एसपी का लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? करस्पॉन्डेंस सिंपल है, वो तो राइटिंग प्रैक्टिस ही करना है। लेकिन बुक लाए हो A4 साइज का?